नमस्कार बच्चों सबको। तो देखो बच्चों, आज आपको एक नई पोएम पढ़ाना शुरू कर रहा हूं मैं। पिछली क्लास में आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसका नाम था काठमांडू। तो काठमांडू जो यात्रा वृत्तांत था, डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नी, तो वो वाला चैप्टर बच्चों पिछली क्लास में पूरा हमने किया है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोएम। आज हम बच्चों एक नई कविता शुरू करेंगे, कंपोज्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी जो अंग्रेजी के बहुत बड़े पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो बच्चों, ये नाम है, पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये जो बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये इंग्लिश लिटरेचर के इतने जाने माने पोएट हैं कि उनकी बहुत सारी जो पोएम्स है वो आपको पढ़ने को मिलती है। जैसे एक पोएम तो मैं आज आपको पढ़ा ही रहा हूं, कौन सी, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सॉल, सॉरी सॉल नहीं सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, इसके अलावा बच्चों द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इनकी बहुत ही मशहूर कविता का नाम है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माने ये संसार हमारे साथ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक, यानी हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं। हमारे पास में प्रकृति की सराहना करने के लिए समय नहीं है। वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति का जो सौंदर्य है उसकी सराहना करने का हमारे पास में समय नहीं है। हम पैसा कमाने की मशीनें हो गए हैं। हमारे दिल के जज्बात जो है बच्चों, जो इमोशंस है हमारे, वो धीरे धीरे क्या खत्म होते जा रहे हैं। ये मैसेज उन्होंने इस पोएम के माध्यम से दिया था। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों इनकी एक दूसरी पोएम है बड़ी मशहूर, जिसका नाम क्या, लूसी ग्रे। तो उसमें लूसी नाम की एक लड़की होती है, ग्रामीण लड़की। तो उसकी जो इनोसेंट ब्यूटी, अर्थात उसका जो निर्दोष सौंदर्य है, उस सौंदर्य का इन्होंने उस कविता में बखान किया है। ठीक है, अब बच्चों ये जो कवि हैं, इन कवि को क्या है, विशेष रूप से किस रूप में जाना जाता है, इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिस्ट ऑफ नेचर। ये शब्द बच्चों, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो, कौन सा कवि पढ़ते हो, सुमित्रा नंदन पंत, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रकृति का सुकुमार कवि। इसी प्रकार से आपकी ये जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन्हें बच्चों इंग्लिश लिटरेचर में प्रिस्ट ऑफ नेचर माने क्या कहा जाता है, प्रकृति का पुजारी कवि कहा जाता है। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स, ये बच्चों मशहूर किताब का नाम है। लिरिकल बैलेड्स एक ऐसी किताब है जिसने अंग्रेजी में एक नए युग का सूत्रपात किया था। रोमांटिक एज अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं बच्चों हम, रोमांटिक एज के नाम से जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, रोमांटिक एज। तो ये जो रोमांटिक एज है बच्चों, इसके जन्मदाता कौन थे, इसके जन्मदाता बच्चों यही थे, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके एक दूसरे दोस्त जिनका नाम क्या है, सैमुअल डी कोलेरिज। तो बच्चों जो सैमुअल टी कोलेरिज, ठीक है, तो सैमुअल टेलर कोलेरिज इस नाम से जो है, इस प्रकार से उनका नाम है। और ये जो किताब है ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, यानी इस किताब को किसने लिखा, कोलेरिज ने, और साथ ही साथ जो है वर्ड्सवर्थ ने। दोनों ने मिलकर के बच्चों इस पुस्तक को लिखा। और ये किताब क्या है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश लिटरेचर में इसको क्या माना जाता है, इसको बच्चों माना जाता है एक नए युग का सूत्रपात करने वाली रचना की दृष्टि से जो है इस लिरिकल बैलेड्स को देखा जाता है। ठीक है, ये जो लिरिकल बैलेड्स नाम की किताब है बच्चों, ये कब आई थी, 1790 BC। ठीक है, ये BC है बच्चों, आजकल इसको क्या लिखने लगे हैं, CE माने कॉमन इरा, पहले इसको लिखते थे BC। क्यों BC नहीं है बच्चों, ये BC गलत कर दिया मैंने। BC का मतलब तो बिफोर क्रिस्ट होता है, आप इसको क्या कह सकते हैं, AD कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, AD। तो AD का मतलब क्या होता है, AD का मतलब बच्चों कई बार कहा मैंने, NO, DOMINI, क्या हो गया, अन्नो डोमिनी। तो ये अन्नो डोमिनी जो है ना बच्चों, इसका मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, यानी जो जीसस क्रिस्ट थे उनकी मृत्यु के बाद का जो समय, उसको आप क्या बोलते हो, एन्नो डोमिनी बोलते हो। और जो BC है उसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, अब बच्चों ये जो AD है उसकी जगह आजकल क्या लिखने लगे हैं, CE का मतलब होता है कॉमन इरा। और जो BC है उसकी जगह क्या लिखने लगे हैं, BCE। नई किताबों में इस तरीके से छप करके आ रहा है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, और एक कॉमन इरा हो गया, एक बिफोर कॉमन इरा हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चों, एक दूसरी बात और है कि ये जो वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने बच्चों पोएट्री को डिफाइन किया है। वैसे तो कोलेरिज ने भी किया है। तो कोलेरिज ने तो बच्चों ये कहा कि कविता क्या होती है, तो वो कविता की परिभाषा देते हुए क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। इसका मतलब बच्चों सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्दों को जमाना ही कविता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा बच्चों कोलेरिज ने कहा। देखो ये कोलेरिज है, ये क्या परिभाषा देता है, ये कविता के बारे में कहता है कि पोएट्री क्या है बच्चों, बेस्ट वर्ड यानी सबसे अच्छा शब्द, इन बेस्ट और आगे लिखना ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब बच्चों आदेश नहीं है, क्रम है। तो सबसे अच्छे क्रम में सबसे अच्छे शब्दों को रखना ही कविता है। कितनी छोटी परिभाषा बच्चों, आगे आपके बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने आपको विषय बता दिया है। बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर माने सबसे अच्छे शब्दों को सबसे अच्छे क्रम में रखना। सबसे अच्छे शब्दों को सबसे अच्छे क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? कविता कहलाता है। ठीक है। और ये जो आपके वर्ड्सवर्थ हैं बच्चों, इनकी परिभाषा बहुत ही मशहूर है अंग्रेजी में। तो क्या डेफिनेशन दिए इन्होंने पोएट्री की, जरा देखना। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। देखो बच्चों ये शब्द है स्पॉन्टेनियस। पोएट्री क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। अब आप ये कहोगे साहब ये क्या होता है? अरे स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, सहज। कोई काम सहज रूप से हो जाए, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़े, अनायास। तो एक प्रकार से बच्चों ये अनायास क्या है? ये उच्छलन है। मतलब होता क्या है कि कभी कभी बिना बात ही हमारे जज्बात जो है वो बाहर छलकने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जैसे आपको दुख है तो आप रोएंगे, तो आंसुओं के माध्यम से आपका दुख बाहर निकलेगा। लेकिन कवि को बच्चों का कौशल प्राप्त होता है। एक पोएट जो होता है उसके पास में ये स्किल होती है कि वो रोक करके आंसुओं के माध्यम से नहीं, बल्कि वो लिख करके शब्दों के माध्यम से अपने दुख को प्रकट कर सकता है। इसीलिए हिंदी का कवि जो सुमित्रानंदन पंत है, उसने क्या लिखा है? वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, और निकलकर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वही कविता की परिभाषा हमारे वर्ड्स जो सुमित्रानंदन पंत हैं उन्होंने इस प्रकार से दी है। ये कहते हैं कि क्या है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। ये बच्चों क्या है? एक प्रकार का सहज उच्छलन है। अब प्रश्न ये है कि सहज उच्छलन किसका है? तो ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन। ये शब्द देखना बच्चों, पावरफुल इमेजिनेशन। अब बच्चों ये बताओ क्या है पावरफुल इमेजिनेशन से आप क्या समझे? तो पावरफुल इमेजिनेशन का मतलब होता है सशक्त कल्पनाएं। तो कविता क्या है? कविता बच्चों सशक्त कल्पनाओं का स्वाभाविक या सहज उच्छलन है। अब बच्चों ये जो सहज कल्पनाएं ये कहां होती है? रिकलेक्टेड इन ट्रांक्वालिटी। ये बच्चों यहां रिकलेक्टेड का मतलब क्या होता है? जो याद आती है, रिमेंबर्ड। रिकलेक्टेड का मतलब इकट्ठा करना नहीं है, रिकलेक्ट का मतलब किसी चीज को याद करना। रिकलेक्टेड यानी जो याद आ जाती है। इन ये सब देखो, TRANQUILITY, ये शब्द है ना बच्चों, ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब होता है आपका अंतःकरण। तो आपके अंतःकरण या आपके मनोमस्तिष्क में जो बातें याद आ जाती हैं, तो इस प्रकार की बच्चों जो सशक्त कल्पनाएं हैं, उनके स्वाभाविक उच्छलन को ही क्या कहा जाता है? कविता कहा जाता है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बच्चों इस वर्ड्सवर्थ नाम के कवि ने बोला। अब मैं आपको ये जो पोयम है इसके बारे में समझाता हूं कि इस पोयम के माध्यम से पोएट जो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो यह शब्द आ रहा बच्चों, सबसे पहले देखो, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक ही शब्द का मतलब जानो। स्लम्बर यानी होता है बच्चों स्लीप। स्लीप का मतलब क्या हुआ? आप जैसे इसका ये लगा दिया, तो बच्चों स्लीप यानी सोना नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा नींद। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों स्लीप यानी सोना होता है, लेकिन जब आप उसके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हो तो फिर वो वर्ब नहीं रहती, वो क्या बन जाता है? दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए नाउन। मैंने आपको कई बार समझाया हुआ, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर बच्चों आर्टिकल का प्रयोग हुआ तो ये तय मान के चलो कि इसके बाद जो शब्द आ रहा है उसको नाउन होना ही पड़ेगा। यदि वो वर्ब है तो भी आपको उसका इंटरप्रिटेशन या उसका निर्वचन इस प्रकार से करना होगा, उसको एक नाउन मान करके। आगे बात समझे?
जैसे बच्चों कीपिंग द नेशन ऑन द मूव, क्या बोला मैंने? कीपिंग द नेशन ऑन द मूव। सब जानते हैं बच्चों मूव यानी क्या होता है। मूव का मतलब तो चलना होता है, लेकिन मैंने इसके आगे द का प्रयोग कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा? कीपिंग द नेशन ऑन द मूव यानी राष्ट्र को किसके ऊपर रखे? मूव पर रखे। मूव क्या होता है? तो मूव का मतलब बच्चों यहां गति से है। देश को हमेशा गतिमान बनाकर रखना चाहिए, राष्ट्र को हमेशा क्या रखना चाहिए? गतिमान बनाकर रखना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं? मूव के आगे मैंने किसका प्रयोग कर दिया? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। तो ये बात अच्छे समझ लीजिए, किसी भी आर्टिकल के ठीक बाद जो शब्द आएगा उस शब्द को बच्चों हर सूरत में क्या होना पड़ेगा? उस शब्द को हर सूरत में नाउन होना पड़ेगा। बाय द वे अगर वो वर्ब है तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा? उसको नाउन मानना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे द आ गया, ठीक है, और आगे आ गया बच्चों द रिच। अब आप ये कहोगे साहब रिच क्या है? रिच एंड धनवान। तो धनवान तो बच्चों विशेषण है, रिच तो एडजेक्टिव है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन बच्चों यहां द आने के कारण इसको क्या करोगे आप? धनवान नहीं, धनवानों। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। तो यहां बच्चों ये जो रिच शब्द है ना, इससे क्या है कि धनवान, जो पूरे धनवान अर्थात जो पूरे अमीर लोग हैं, उनकी जो पूरी कम्युनिटी है उसका बोध हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? पूरा इसका बोध हो रहा है। तो रिच बच्चों माना कि एडजेक्टिव है, लेकिन द आने के कारण आप क्या मानोगे इसको? धनाढ्य लोग। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये नाउन की तरह आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात? तो बच्चों यहां बताया मैंने आपको कि स्लंबर यानी तो क्या होता है? स्लीप, और इसका मतलब सोना नहीं, नींद है। तो स्लंबर अर्थात एक नींद ने। डिड माई, डिड को छोड़ो, माई यानी मेरी। और स्पिरिट यानी क्या होता है बच्चों? स्पिरिट यानी होता है SOUL, सॉल माने आत्मा, या आप कह सकते हो बच्चों भावना भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भावनाएं, जिनको फीलिंग्स कहते हो आप। और सील क्या होता है बच्चों? शील माने होता है LOC के, लॉक माने ताला लगा देना। जैसे मान लो मैंने एक लिफाफा दिया आपको और मैंने कहा कि इसके अंदर इस लेटर को रखो और एक गम उठाओ, गम माने गोंद, और इस गम से क्या कर दो बच्चों? इस लिफाफे को सील कर दो। तो सील करने का मतलब क्या हुआ? कोई लिफाफा आपने सील कर दिया, इसका मतलब उसको आप मुहर बंद कर दिया, पैक कर दिया उसने, आपने उसको क्या कर दिया? पैक कर दिया। तो लॉक का मतलब समझ में आ गया? सील का मतलब किसी चीज को लॉक कर दे। अब बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है बच्चों, इसको शुद्ध करता हूं मैं एक बार। ए स्लंबर, हालांकि शुद्ध है, लेकिन मैं इसका बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। तो ए स्लंबर, ए स्लंबर, ठीक है बच्चों। अब ये सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब आनी चाहिए ना, तो ये लगा दी मैंने सील वर्ब। अब इस डिड को हटाऊंगा तो क्या करूंगा? इसकी सेकंड फॉर्म बनाऊंगा सील्ड। अब ऑब्जेक्ट लगाओ, क्या है? माई स्पिरिट। अब आप ये कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो आपके समझ में आ जाएगा। ए स्लंबर यानी एक प्रकार की नींद ने, सील्ड यानी बच्चों लॉकड इन, ताला लगा दिया। माई स्पिरिट का मतलब मेरी आत्मा, मेरी रूह अर्थात मेरे विचार या जो मेरी फीलिंग्स है उनकी क्या कर दिया? एक नींद ने ताला लगा दिया। प्रश्न यह है कि लेखक ने इसको इस प्रकार से क्यों लिखा? ऐसा बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि आप इसमें देख रहे हो स्लंबर, तो डिड माई, तो यह क्या है? स्लंबर, सील्ड, माई स्पिरिट। अब इसने क्या किया बच्चों? ऑब्जेक्ट आगे लिए है। तो वर्ब के पहले अगर ऑब्जेक्ट को लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि बच्चों वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट को लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सहायक क्रिया मानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इन्वर्जन करना पड़ेगा। ऐसा बच्चों नकारात्मक वाक्यों में भी होता है। जैसे मान लो कोई वाक्य आप नेवर से शुरू कर रहे हो, तो फिर क्या करोगे? डिड का प्रयोग क्या कहां करोगे? नेवर के ठीक बाद करोगे। जैसे नेवर डिड शी कम हियर, और आपने बोला शी नेवर केम हियर, तो शी नेवर केम हियर बराबर होता है नेवर डिड शी कम हियर। लेकिन कभी क्या करता है अपने सेंटेंस को पोएटिक बनाने के लिए क्या करता है कि इस तरीके का प्रयोग करता है। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहां हुआ बच्चों? वर्ब से पहले हुआ है। तो वर्ब से पहले अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेक द इन्वर्जन ऑफ द HV, माने बच्चों उस वाक्य में दी हुई HV अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है आपको उसका इन्वर्जन करना पड़ेगा। ये तो बच्चों इस सेंटेंस की बनावट है एक प्रकार से टाइटल की। ठीक है बच्चों, तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले बच्चों हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों पोएम का टाइटल तो आपके समझ में आ गया है। पोएम बिल्कुल छोटी सी है, इतना टाइम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों ये जो टाइटल अगर आपके समझ में आ जाएगा तो पोएम का थीम समझ में आने में आपको देर ही नहीं लगी। अब बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो बनावट समझाई मैंने, वाक्य की बनावट और इसकी जो बनावट है वो मैंने आपको समझाई है। अब बच्चों मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। स्लम्बर सीड माई स्पिरिट, तो एक प्रकार की नींद ने क्या किया बच्चों, मेरी स्पिरिट अर्थात जो मेरी साउल अर्थात जो मेरी आत्मा है उसके ऊपर ताला लगा दिया। कवि बच्चों कहना क्या चाहता है? तो ये पोयम क्या है बच्चों, एक प्रकार की एलिजी है। क्या है ये एक प्रकार की एलिजी? का मतलब बच्चों हिंदी में कहते हैं इसको शोक गीत। क्या बोलते हैं? शोक गीत। क्या होता है? जब आपका कोई नियर और डियर, नियर एंड डियर अर्थात जब आपका कोई बहुत ही नियर एंड डियर अर्थात आपका बहुत अजीज आदमी मर जाता है और उसको याद करके उसकी स्मृति में आप कविता के माध्यम से अपने आंसू बहाते हैं, तो इस प्रकार की जो रचना बनके तैयार होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल एन एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। उसको अंग्रेजी साहित्य में क्या कहा जाता है बच्चों? उसे एलिजी कहते हैं, हिंदी में उसको शोक गीत कहते हैं। आपको पता है हिंदी में आप एक कविता पढ़ते हो, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 18 वर्षीय पुत्री सरोज की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं उन्होंने शमशान घाट में बैठ करके एक कविता लिखी सन 1935 में। रचना का नाम क्या है? सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति में बच्चों को कहता है कि जीवित कविते शतसर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई, स्वर्ग क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार। तो कहने का मतलब मुझसे पहले ही तू स्वर्ग में चली गई, तो क्या कहीं तू ये सोच करके तो नहीं चली गई कि जब पिता रास्ते को पार करते हुए आएंगे तो जब यह अति अक्षम तब मैं सक्षम, तो पिताजी तो दुर्बल हो जाएंगे लेकिन मैं तब जवान रहूंगी, तो तारूंगी गए कर तम दुस्तर, यानी उसका पिता का हाथ पकड़ करके मैं उनके जीवन का अंधकार दूर करूंगी, उनको रास्ता दिखाऊंगी और पहले से ही जो है मेरे पहले ही तू स्वर्ग में चली। तो बच्चों इसमें कवि ने यह कल्पना की है कि उसकी बेटी इस धरती को छोड़ करके कहां चली गई है? स्वर्ग में चली गई है। तो हमारे भारत में यह बात है कि जब कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं कि साहब वो स्वर्ग में चला गया है। इस प्रकार की कल्पना हम करते हैं। और ये जो बच्चों विदेशी राइटर है वर्ड्सवर्थ जो है, ये क्या है कि इसमें इस कविता में क्या है बच्चों, मोटी बात ये है कि इसकी एक डार्लिंग है, बिलव्ड है पोएट की, और वो इसको छोड़ करके क्या है चली गई है। यानी आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी बच्चों में ये कहना चाह रहा हूं कि शी हैज डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई है तो बच्चों उसकी मौत ने क्या किया, पोएट की आत्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगाया। तो कवि क्या सोचेगा, मुझे छोड़ करके वो स्वर्ग में चली गई है। अगर भारतीय कवि होता तो निश्चित रूप से यही कहता कि वो तो स्वर्ग में चली गई है, लेकिन ये कहता कि नहीं वो स्वर्ग में नहीं गई है, लेकिन अब वो क्या बन गई है, शी हैज बिकम। देखो बच्चों यही बात है, इसमें और कुछ नहीं है। शी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर नाउ। ये कहता है कि अब वो क्या बन गई है बच्चों, शी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर नाउ, यानी अब वो क्या हो गई है, अब बच्चों वह प्रकृति का एक हिस्सा बन गई है। कभी आगे कहता है कि टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन हर, अब समय का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। घंटे जो पासिंग ईयर्स अर्थात जो गुजरते हुए साल हैं, जो गुजरते हुए लम्हे हैं, इनका बच्चों उस औरत की के वजूद पर या उस औरत के अस्तित्व के ऊपर अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हो जब कोई आदमी मर जाता है, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो बच्चों आंधी आए चाहे तूफान आए उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? समय का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, बिकॉज शी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ इटर्नल नेचर अर्थात वह शाश्वत प्रकृति का एक भाग बन गई है। और बच्चों आप जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, ये बच्चों ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी क्या करती है जो अपनी धुरी के ऊपर चक्कर काटती है, और कहते हैं साथ ही साथ में सूरज की भी चक्कर काटती रहती है। तो एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। तो बच्चों ये रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब यह है कि पृथ्वी अपना खुद की जो एक्सिस अर्थात अपनी खुद की जो धुरी है, कीली है, उसके ऊपर क्या है चक्कर काटती रहती है, इसको आप रोटेशन कहते हैं। पर्वतों के साथ, पहाड़ों के साथ, चट्टानों के साथ, दरियाओं के साथ, समुद्रों के साथ में पृथ्वी क्या करती है बच्चों, इट रिवॉल्व्स राउंड इट्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड इट्स एक्सिस, यानी पृथ्वी अपनी धुरी या अपनी जो कीली है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। और बच्चों इन पहाड़ों, इन झरनों, इन दरियाओं के संग संग अब कवि की जो प्रेमिका है वह भी क्या बन गई है, शी हैज आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर एंड शी टू, और बच्चों वह भी क्या करती है, रिवॉल्व्स
वह भी बच्चों घूमती रहती है राउंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थात वह भी पृथ्वी की जो धुरी है उस धुरी के चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब बच्चों ये हुआ, ये हिंदी की कविता है, इसमें किसी कवि ने लिखा है क्या कि अब लुप्त हुआ है प्रणय पक्ष। इसका मतलब बच्चों गॉन आर दोज रोमांटिक डेज, वो मस्ती के दिन अब चले गए हैं, अब लुप्त हुआ है प्रणय पक्ष, प्राणों की पृथ्वी घूम रही है और विरह बना है जिसका अक्षय। यानी जो बच्चों प्राण है ये पृथ्वी की तरह है, ये जो हमारी प्राण अर्थात हमारी जो आत्मा, दिस इज जस्ट लाइक ग्लोब, ये बच्चों ग्लोब माने पृथ्वी की तरह है। और क्या बच्चों विरह अर्थात जो सेपरेशन है, जो जुदाई है, ये बच्चों क्या है, ये एक प्रकार की धुरी है। और इस विरह की धुरी पर ये प्राणों का ग्लोब या जो प्राणों की पृथ्वी है ये लगातार घूम रही है। एंड गोन आर दोज रोमांटिक डेज, और बच्चों मस्ती के दिन चले गए हैं। तो इसी प्रकार का भाव इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। पहली लाइन है बच्चों, ये कविता किसके बारे में है? दिस पोएम इज अबाउट, ये कविता किसके बारे में? अबाउट द डेथ, अर्थात बच्चों ये कविता मौत के बारे में है। ऑफ ए लव्ड वन का मतलब होता है ऑफ पोएट्स डार्लिंग, यानी जो पोएट की प्रेमिका है उसकी बिलव्ड है, उसकी मौत के सदमे में बच्चों क्या है कि कवि जो है क्या हो गया है, गमजदा हो गया है, और उसको लेकर के ये कविता लिखी गई है। हाउ डज द पोएट फील, कवि को कैसा महसूस होता है? व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब वो अपनी प्रेमिका की मौत के बारे में विचार करता है तो उसके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, उसके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, इस बात को बच्चों इस कविता में बताया गया है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, यानी मौत के पश्चात वो क्या बन गई है, कैसी बन गई है, उसका अस्तित्व कैसा होगा, इस बाबत बच्चों कवि क्या सोचता है, ये उसके जो थॉट्स हैं अर्थात कवि के बच्चों जो ऐसे विचार हैं, उन विचारों को क्या किया गया है, इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। पहली लाइन है बच्चों, आई ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसमें तो बच्चों आपको समझाने जैसा बचा नहीं है, क्योंकि इतनी देर से मैं एक ही बात तो समझा रहा हूं कि एक प्रकार की जो नींद है बच्चों, उसने क्या किया, मेरी आत्मा को सील कर दिया। अब आप समझे नहीं कहना क्या चाहता हो। देखो बच्चों, महाभारत का प्रसंग है और जो अभिमन्यु है वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और बच्चों संदेश किसको मिलता है? संदेश उसकी पत्नी उत्तरा के पास में पहुंचता है। तो बच्चों कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि प्रिय की मृत्यु का प्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, निज प्रिय की प्रिय मृत्यु का संवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी। इस अंतिम लाइन को समझो कि जब उसके पास मैसेज आता है तो बच्चों को क्या हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो उस काल मूर्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी, उस वक्त उसको मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गई। तो बच्चों कम से कम क्या होता है, जब आदमी बेहोश हो जाता है तो सांसारिक गम उसके ऊपर हावी नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कवि इसके माध्यम से कहना चाहता है कि मूर्छा भी उसके लिए शुभ चिंतिका बनकर के आई। यदि मूर्छा नहीं आती तो कितना पीड़ा भोगती, कितना दर्द भोगती, कम से कम उस मूर्छा की वजह से उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, अचेत हो गई। तो अचेत होना, मूर्छित होना और निद्रित होना, क्या बोला मैंने? अचेत होना, मूर्छित होना, निद्रित होना, बेहोश होना, ये सब बातें एक ही है बच्चों। बहुत दुख के कारण जब आदमी बेहोश हो जाता है तो वो बेहोशी उसके लिए फायदेमंद ही है। कम से कम उस बेहोशी में वो अपने गमों को जो है भूल जाता है कि उसका दिमाग काम करना ही छोड़ देता है। तो ये कहता है कि नींद की आगोश ने मेरी आत्मा को क्या कर दिया, ताला लगा दिया, अर्थात मेरी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से बच्चों कवि क्या करता है, नींद में अपने गम को भूलता है। द पोएट फॉरगेट्स हिज सोरो, कवि क्या करता है बच्चों, अपना सोरो अर्थात जो गम है उसको भूलता है। किसमें? इन स्लम्बर, इन स्लीप, अर्थात बच्चों नींद की अवस्था में क्या करता है, इन द स्टेट ऑफ स्लम्बर, अर्थात नींद की अवस्था में वो अपने गमों को भूलता है। अब बच्चों आगे वाली लाइन देखो, स्पिरिट, या ये एस से स्टार्ट हो रहा है और ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक कॉन्सोनेंट, ये भी एक कॉन्सोनेंट। तो इस प्रकार की बनावट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? एलिट्रेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा बताना? हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। एक ही वर्ण बच्चों एक से ज्यादा बार आता है तो हिंदी में तो बच्चों के अच्छे का अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास,
है ना, और भी लाटानुप्रास कई होते हैं, पर अंग्रेजी में एक होता है एलिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही जो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट क्या करता है, जिस क्रम पर यहाँ पहले इधर सबसे पहले आ रहा है, इधर भी सबसे पहले आ रहा है, तो इसकी क्या एक से ज्यादा बार आवृत्ति होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बच्चों आप क्या बोलते हो, उसको एलिट्रेशन बोलते हो। जैसे बिपाशा बसु इज द ब्लैक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। तो बच्चों आपने क्या देखा, मैंने जो सेंटेंस बोला उसके अंदर सब में बच्चों बी आ रहा है। मैंने आपको कहा फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। क्या हुआ, एफ की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो चूंकि बच्चों एफ की आवृत्ति हो रही है तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बच्चों आप एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार जिसका नाम क्या है, एलिट्रेशन। पहली बात समझ में आ गई है। आई आर नो ह्यूमन फियर्स। अब बच्चों आदमी बेहोश हो गया है या नींद के आगोश में डूब गया, तो बच्चों जो ह्यूमन फियर्स हैं, देखो दो शब्द हैं, एक शब्द है ह्यूमन, इसका मतलब होता है बच्चों मानव या मानवीय, दोनों काम करता है, ये नाउन का भी काम करता है, और जब किसी नाउन के पहले आ जाता है तो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ह्यूमन का मतलब क्या हो जाएगा, मानवीय। एक शब्द होता है ह्यूमन, ये देखो बच्चों इस ये ई लगा दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिष्ट, कर्टियस, COURTEOUS। ठीक है, तो ए ह्यूमन शुड बी ह्यूमन, एक आदमी को कैसा होना चाहिए बच्चों, शिष्ट होना चाहिए। ए ह्यूमन शुड बी ह्यूमन, अर्थात एक आदमी को शिष्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब शिष्ट होता है। अब ये कहता है कि जो ह्यूमन फियर्स हैं मैं उन सबसे फ्री हो गया था, अर्थात ये जब नींद में डूब गया तो ये कहता है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अर्थात ह्यूमन फियर्स हैड नो इफेक्ट अपॉन मी, यानी जो मानवीय भय हैं उनसे मैं मुक्त हो गया था, मैं फ्री हो गया था, और मानवीय जो भय हैं वो बच्चों मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते थे। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब बच्चों वो इस दुनिया में नहीं रही, तो वो इस दुनिया में नहीं रही तो कभी बच्चों उसके बारे में क्या बोलता है कि शी सीम्ड अ थिंग। तो बच्चों शी सीम्ड का मतलब क्या होगा, देखो शी सीम्ड इसका मतलब होगा, देखो इट सीम्ड टू मी। समझ में आ गया, शी सीम्ड का मतलब होता है इट सीम्ड टू मी, अर्थात बच्चों मुझे ऐसा लगने लगा कि शी हैज बिकम ए थिंग, कि बच्चों वो अब क्या बन गई है, किसी चीज बन गई है। दैट कुड नॉट या विच कुड नॉट फील, विच कुड नॉट फील, यानी अब वो जो उसकी प्रेमिका बच्चों वो क्या बन गई है, शी हैज बिकम ए थिंग, अर्थात अब वो एक ऐसी चीज बन गई है विच कुड नॉट फील, अर्थात जो कोई चीज को महसूस नहीं कर सकती है। बताओ मरा हुआ आदमी जो है कोई चीज को महसूस करता है क्या, आप जानते हो डेड मैन टेल नो टेल्स, अर्थात मुर्दे लोग कभी कोई कहानी नहीं कहते। तो एक बार इस दुनिया को छोड़ के बच्चों को आदमी चला जाता है तो फिर वो तो क्या करता है, आपको बता रही हूं सराय बच्चन की जब पहली पत्नी खत्म हो गई तो ऐसे वो भी गमों में आए, उन्होंने कविता कौन सी लिखी थी, कविता थी बच्चों उनकी कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये उसी प्रकार की कविता है बच्चों, इसमें कहता है शी सीम्ड ए, पोएट कहता है कि शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील। इसका मतलब बच्चों नाउ इट सीम्ड टू मी, आई मीन द पोएट। तो बच्चों वो कहता है कि अब मुझको जो है ऐसा लगने लगा कि शी हैज बिकम ए थिंग, अर्थात वो एक ऐसी चीज बन गई है दैट कुड नॉट फील एनीथिंग, शी हैड बिकम ए थिंग, अर्थात वो ऐसी चीज बन गई थी दैट कुड नॉट फील एनीथिंग, जो किसी भी चीज को अब क्या नहीं कर सकती है, महसूस नहीं कर सकती है। आप उसको गालियां बको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसकी तारीफ करो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब बच्चों वो है ना, द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, ये बच्चों टच ऑफ अर्दली ईयर्स का मतलब क्या होता है, देखो ये अर्थ है तो आप जानते हो अर्थ है तो पृथ्वी होता है, नाउन है, इसमें एलवाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तो इसका मतलब हो जाएगा पार्थिव। ये बच्चों एडजेक्टिव हो गया पार्थिव, और पार्थिव ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये बच्चों समय। तो आप जानते हो समय किस पे असर डालता है, समय बच्चों उन लोगों पे असर डालता है जिनका शरीर पंचभूत तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन जब एक बार आदमी मर जाता है तो सारे तत्व क्या हो जाते हैं बच्चों, अपने जो मूल स्रोत है उनमें जाकर के मिल जाते हैं। तो यहां बताया गया है कि शी है ना, तो बच्चों शी डज नॉट फील, यानी बच्चों शी डज नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स,
अर्थात जो अर्दली ईयर्स यानी पृथ्वी के ऊपर जो पासिंग ईयर्स हैं, अर्थात ये जो गुजरते हुए साल हैं, इन गुजरते हुए सालों का अब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो बच्चों जो साल गुजरेंगे तो बूढ़े होंगे, अब वो बूढ़ी नहीं होती, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। तो यह बताया गया कि नो मोशन है शी नाउ। अब बच्चों आज ये कह रहा है जी शी हैज नो मोशन। अब देखो बच्चों किससे स्टार्ट कर रहा है, नो। तो जब इसको बच्चों नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करेगा तो हेज आगे आएगा कि नहीं आएगा, यही तो बात मैंने ऊपर समझाई थी। नो मोशन हेज शी नाउ। अगर इसको सिंप्लीफाइड तरीके से मैं कहूं तो बच्चों ये होगा कि शी हैज नो मोशन नाउ। अब बच्चों उसके शरीर में कोई स्पंदन नहीं है, अब उसका दिल धड़कता नहीं है। नाउ हर हार्ट डज नॉट बीट, डज नॉट पाउंड। अब बच्चों उसका दिल धड़कता नहीं है, उसके हृदय में किसी प्रकार का स्पंदन शेष नहीं है, कोई गतिविधि उसमें नहीं है, नो फोर्स। और बच्चों क्या नहीं है, शी हैज नो फोर्स, अर्थात बच्चों किसी भी प्रकार की फोर्स अर्थात किसी भी प्रकार की जो शक्ति है उसमें शेष नहीं है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब बच्चों क्या नहीं करती है, शी नाइदर हियर्स का मतलब न तो वो सुनती है, नॉर सीज, अब वो न किसी चीज को देखती है। रोड अंतिम लाइन है बच्चों, ध्यान समझना, यही लाइन है इसमें दमदार। रोड का मतलब होता है बच्चों, रोड शब्द का मतलब क्या होता है, देखो ये शब्द है रोड। तो रोड का मतलब होता है बच्चों देखो मूव राउंड। क्या होता है, मूव राउंड। रोल का मतलब यही तो होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज गुड़ती है तो यहां बताया गया है जैसे कोई गेंद है बच्चों, आपने गेंद डाली तो गेंद आगे से आगे बढ़ती जाएगी, तो उसको क्या कहोगे आप, रोल करना कहोगे। तो शी रोल राउंड इन अर्थ। देखो बच्चों डाइअर्नल कोर्स, ये शब्द है डाइअर्नल, DIURNAL। इसका मतलब होता है बच्चों डेली। क्या होता है, डेली। और कोर्स का मतलब क्या होता है, यह है कोर्स। तो कोर्स का मतलब होगा बच्चों पैसेज, PASSAGE। पैसेज का मतलब गद्यांश नहीं है, पैसेज का मतलब होता है पास होने के लिए जो रास्ता होता है, गुजरने के लिए जो रास्ता होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, पैसेज कहते हैं। तो शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि द पोएट्स डार्लिंग इज अनेबल टू हियर और सी एनीथिंग नाउ। अब बच्चों जो कवि की प्रेमिका, दिवंगत प्रेमिका, कैसी प्रेमिका, जो कवि की दिवंगत प्रेमिका है बच्चों, वो क्या है कि वो अब किसी भी बात को सुनने या किसी भी दृश्य को देखने में समर्थ है। और अब बच्चों क्या करती है, नाउ शी रोल्स राउंड, अर्थात बच्चों नाउ शी मूव्स राउंड, नाउ शी रिवॉल्व्स। अब बच्चों चक्कर काटती है इन अर्थ डाइअर्नल कोर्स, अर्थात पृथ्वी का जो दैनिक भ्रमण, अर्थात पृथ्वी का जो दैनिक परिक्रमण, या बच्चों जो डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी के चारों ओर जो रोज चक्कर काटती है ना, तो बच्चों उस पृथ्वी की दैनिक गति के साथ में वो भी क्या करती है, घूमती रहती है। विद रॉक्स माने चट्टानों या पहाड़ों के साथ। आप जानते हो बड़े बड़े पहाड़ जो है बच्चों ये भी घूमते हैं। एंड स्टोन्स, और पहाड़ों पर बच्चों पत्थर हैं वो घूमते हैं। एंड ट्रीज, और साथ ही साथ ट्री का मतलब बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े जो पेड़ मतलब जंगल, मतलब जो जंगल होते हैं बच्चों पेड़ों से भरे होते हैं। तो यहां बताया गया है कि जस्ट लाइक बिग माउंटेन्स एंड लार्ज फॉरेस्ट्स, अर्थात बच्चों बड़े बड़े पर्वतों और साथ ही साथ बच्चों बड़े बड़े जंगल जो होते हैं, उन जंगलों की तरह क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी के ऊपर दैनिक गति करती है, अर्थात हर दिन बच्चों को क्या करती है, परिक्रमण करती है। तो उसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, अर्थात उसके संग संग क्या होता है बच्चों, कवि की जो प्रेमिका है वो भी अब क्या बन गई है, खाक बन गई है। और खाक बनकर ये क्या हो गई है बच्चों, शी हैज मिंगल्ड विद अर्थ सॉयल, अर्थात पृथ्वी की मिट्टी के अंदर बच्चों एक में एक हो गई है। नाउ शी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर। अब बच्चों इस प्रकृति का क्या बन गई है, हिस्सा बन गई है, इस पृथ्वी का हिस्सा बन गई है। अब बच्चों क्या होता है कि जिस प्रकार से ये जो धरती चक्कर काटती है, तो उसके साथ साथ भी क्या होता है कि वह भी चक्कर काटती है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।